ओके। प्रणाम जी। यह हमारे जेनेटिक्स से परिचय वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ अनुभव साझा किए थे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की छुपी हुई प्रकृति के बारे में बात की थी। इन अनुभवों द्वारा मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि जेनेटिक बीमारियां अक्सर परिवार से ही आती हैं, लेकिन उनका असर हर पीढ़ी में साफ साफ नहीं दिखाई देता। पर ये बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका अक्सर कोई इलाज संभव नहीं है। इस पर मुझे एक बहुत दिलचस्प सवाल मिला हमारे एक श्रोता से। किसी ने पूछा कि अगर हमें कोई तकलीफ ही नहीं है तो आप ये यूनिवर्सल जेनेटिक स्क्रीनिंग यानी सभी की जेनेटिक टेस्टिंग की बात क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? आखिर डॉक्टर के पास भी तो जब हमें बुखार होता है या बीमारी होती है उसके बाद ही जाते हैं, पहले क्यों जाएं? सवाल सच में बहुत अच्छा है और अक्सर हम सबके मन में आता है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैंने उन्हें एक ऐसी बीमारी से समझाया जिससे हम सब परिचित हैं, कोविड-19। हम सब ने कोरोना के समय क्या किया था? कोरोना के समय हम सब ने बीमारी आने का इंतजार नहीं किया। हमने वैक्सीनेशन यानी टीका लगवाया, मास्क पहना, टेस्ट कराए, क्योंकि हमें पता था कि बीमारी गंभीर हो सकती है और टीका यानी वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है। तो ठीक उसी तरह जब किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमें पता हो कि उसका असर गंभीर होगा, हमारे पास उसे रोकने के, टालने के या समय रहते पहचानने के तरीके हैं, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि वो पहले हमारे परिवार में किसी को हो जाए? नहीं ना। इसी तरह से कोविड ने हमें ये सिखाया कि रोकथाम यानी प्रिवेंशन इलाज से कहीं बेहतर है। एक और बुखार का एग्जाम्पल लीजिए, मलेरिया। उसके लिए कोई वैक्सीनेशन टीका नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी साधन हो, जैसे मच्छरदानी या जिसके पास जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं, उससे हम उन मच्छरों से बचने का प्रयास करते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास एडवांस टेस्टिंग है, डायग्नोसिस है और प्लानिंग के रास्ते हैं। तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए? एक और आम सोच जो मैंने अनुभव की अपने कार्य के दौरान, वो यह है। एक और श्रोता ने ही इनफैक्ट पूछा कि अच्छी टेस्टिंग तो भारत में नहीं उपलब्ध रहती है, उसके लिए तो विदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में तो अच्छी सुविधाएं नहीं रहती हैं। तो हमने सोचा कि आज किसी ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं जिन्हें भारत और विदेश दोनों का अनुभव है। ये है डॉक्टर सुरभि महाजन, जो एक अनुभवी जेनेटिसिस्ट हैं और पिछले 25 सालों से जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। फिलहाल वो कनाडा में जेनेटिक डायग्नोसिस के काम से जुड़ी हैं और इससे पहले सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में भी काम कर चुके हैं। भारत और कनाडा दोनों जगहों के अनुभव के साथ वो हमें एक अलग और जरूरी नजरिए पे जोड़ सकती हैं जेनेटिक हेल्थ केयर को लेकर। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं जेनेटिक हेल्थ केयर क्या है और भारत और कनाडा में इसमें क्या फर्क है। डॉक्टर सुरभि, धन्यवाद जेनेटिक जानकारी हम सब तक पहुंचाने के इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आपको लगता है कि अगर जेनेटिक्स की बात की जाए, डायग्नोसिस की बात की जाए, तो हम भारत में कहाँ खड़े हैं? पहले तो नमस्कार सभी को। और डॉक्टर प्रीति, बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर परिचय के लिए। तो मैं ये कहूंगी, हम लोग इस सब जेनेटिक तकनीकें को नए नए तरीके निकाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सब तकनीकों का जो जानकारी का जो फायदा है वो हमारी आम जनता को तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो पिछले कुछ सालों में क्या है कि जो भारत में जो जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है वो बहुत ही तेजी से तरक्की कर रही है। चाहे वो नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो माइक्रोएरे हो, या क्रोमोसोम कैरोटाइपिंग हो। अब ये सब जो तकनीकें हैं भारत में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही किफायती है, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो समय रहते जल्दी मिल जाते हैं। एक और क्षेत्र है जिसमें भारत आजकल बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वो है जेनेटिक काउंसलिंग। और प्रेगनेंसी या फिर नवजात शिशु के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करना, या उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। मैंने खुद देखा है कि आजकल जो ये लैब्स हैं ये बहुत ही आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, और जो यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है वो इतना प्रोफेशनल है अपने टेस्टिंग में, और इतना एक्सपर्ट है कि ये लोग ना सिर्फ
टेस्टिंग कर रहे हैं आजकल, पर इसके अलावा रिसर्च कर रहे हैं और जो जेनेटिक अपना जेनेटिक डेटा जो है उसको बनाने में योगदान दे रहे हैं। अब बात करें कनाडा और भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अलग है। कनाडा में जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सरकार जो है वो हैंडल करती है हेल्थ केयर को। लेकिन भारत में जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों ही सेवाएं उपलब्ध है। लेकिन बात करें अगर क्वालिटी की, जो टेस्ट हम करते हैं भारत में, या फिर रिपोर्ट को पढ़ने की क्षमता, रिपोर्ट को बनाने की क्षमता, तो भारत मैं कहूंगी आज किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है, बल्कि आगे ही है बहुत सारे मामलों में। चलिए, तो धन्यवाद आपका। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है आप सभी के जानने के लिए कि हमारे पास हर प्रकार की जीनोमिक, जेनेटिक या साइटोजेनेटिक सब तकनीकें उपलब्ध हैं। लेकिन हर तकनीक का अपना एक विशेष उपयोग होता है, जो किसी विशिष्ट बीमारी, जैसे हर तरह के अलग तरह के अनुवांशिक रोगों के लिए अलग तरह की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, अलग तरह के डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज किया जाता है, जो कि निदान यानी डायग्नोसिस और पूर्वानुमान दोनों में काम आती है। पर अगर डॉक्टर सुरभि आप हमें संक्षिप्त में बता सकें कुछ उदाहरण स्वरूप बीमारियां जिनके लिए जेनेटिक जानकारी दी जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी जांच हैं और कौन कौन सी समय पर ये सब जांच की जा सकती है, इनके बारे में संक्षिप्त में। बिल्कुल। ऐसी कुछ जांच हैं जो हम अक्सर करवाते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से प्रीति अगले अपने वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लो बार बार गर्भपात होना, जिसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी कहते हैं, तो इसमें कैरियोटाइपिंग की क्या भूमिका है? प्रेगनेंसी में जो ये डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियां हैं, इनके बारे में एनआईपीटी या माइक्रो एरे के द्वारा समय रहते से जानकारी होना, या बड़े होने पर जैसे बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है या डेवलपमेंटल डिले होता है, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि ये बच्चा तो अपनी उम्र से पीछे चल रहा है, तो ऐसी समस्याएं, या फिर थैलेसीमिया जैसी समस्या जिसमें कि बच्चों को हर महीने या फिर 20 दिन बाद खून चढ़ाना पड़ता है, या फिर कैंसर जैसी बीमारी, या फिर आंखों की जो गंभीर बीमारी जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, जिसमें कि किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंट एज में बच्चों की जो नजर है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यानी कि जो हमें बीमारियां विरासत में मिलती हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, उनकी जानकारी। इसके साथ ही हम बात करेंगे जीनोम पत्री के बारे में, जो कि ये बहुत ही नया और उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है आजकल, जिससे क्या होता है कि जीवन की जो आपकी जेनेटिक स्वास्थ्य है उसकी दिशा में हमारी समझ बनती है। ओके, धन्यवाद संक्षिप्त में बताने के लिए डॉक्टर सुरभि कि इनमें से जीनोम पत्री एक बहुत रोचक नाम लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, ये तो हम सब जानते ही हैं कि खासकर भारत में हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो हम जन्म पत्री सबसे पहले बनवाते हैं, जो कि बच्चे के जन्म स्थान, जन्म के समय के ऊपर आधारित रहती है ना। तो ये जो जन्म पत्री हम कहते हैं कि ये तो भविष्य बता सकती है बच्चे का, कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा अपने करियर में, या फिर उसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, या फिर उसके संबंध कैसे रहेंगे, कि और भी बहुत सारी जानकारियां बताती है। तो अब सोचिए एक और यात्रा के बारे में, जो कि सितारों पर आधारित नहीं है बल्कि आपके खुद के डीएनए पर आधारित है। इसे ही जीनोम पत्री कहते हैं, यानी कि आपका जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, जो आपका असली जैविक स्क्रिप्ट है, यही है जीनोम पत्री। तो ये क्या करती है कि आपके स्वास्थ्य के संबंधित जो आपकी बीमारियां या जोखिम जो रहते हैं, या जो दवाओं का आपके शरीर पर असर होता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है किसी एक दवा की आपके शरीर पर, उसके बारे में बताती है। या फिर पोषण के बारे में बताती है कि क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है, या फिर आपके बच्चों के अनुवांशिक जो रोग हैं आगे जाके हो सकते हैं, उनके बारे में बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो जीनोम पत्री है
ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है कि हम सोचते हैं हमें तो बीमारी है तो हमें ही जरूरत है, नहीं। जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करना। क्योंकि बाहर से आपको हमेशा सब कुछ नहीं दिखता, बाहर से तो आप फिट दिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके डीएनए में क्या बीमारी, क्या जोखिम चुपचाप छुप के बैठी हुई है, जो कभी भी अचानक से बाहर आ जाएगी। जैसे कि आजकल हमें बहुत सुनने में आ रहा है कि अरे उसको तो अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अरे अचानक पता चला तो कैंसर बीमारी निकली, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या, या फिर कोई मेटाबॉलिक समस्या। तो ये सब चीजें आपके लिए खतरा बन सकती हैं। तो जीनोम पत्री क्या करती है कि इन छुपे हुए बीमारियां या जोखिम के बारे में आपको जानकारी देती है, ताकि आप समय रहते से अ, इसके प्रति कोई कदम उठा सकें, अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए कोई कदम उठा सकें। या संक्षेप में कह लो, जैसे जन्म पत्री तो हमारा भविष्य बताती है, लेकिन जीनोम पत्री इस भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। धन्यवाद। ये बहुत जरूरी था ये बताना कि जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो, कोई बीमार दिखे तभी आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी है। ये हर इंसान के लिए है और इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है। तो ये तो बात हुई अवेयरनेस की उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बीमारी परिवार में नहीं दिख रही। पर एक झिझक फिर भी है बहुत सारे लोगों के मन में, जिन्हें पता तो है, अवेयरनेस भी है, वो जानते हैं कि इस तरह की टेस्टिंग है, तो भारत में ऐसी टेस्टिंग अवेलेबल है, उन्हें ये भी पता है, फिर भी वो जाकर ये सब टेस्ट कराने से हिचकिचाते हैं। या फिर जैसे टेस्ट कराना उन्हें किसी एग्जाम की तरह लगने लगता है कि कोई अपनी कमी या सफलता उनके सामने आ जाएगी। कई बार ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराई है तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं रिश्तों पर इसका कोई असर ना पड़े या हमारे बारे में कोई गलत राय ही ना बन जाए। तो इस डर से लोग बहुत कुछ जानने और समझने से रुक जाते हैं। आपका अनुभव क्या रहा? कनाडा जैसे देशों में लोग जेनेटिक टेस्ट को क्या ज्यादा सहजता से अपनाते हैं, आराम से अडेप्ट कर लेते हैं? बिल्कुल, कनाडा में थोड़ा स्थिति जो है भारत के मुकाबले अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक टेस्ट के प्रति जो लोगों की जागरूकता है वो कुछ ज्यादा है, और लोग खुलेपन से इस टेस्ट को अपनाते हैं। और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी अपने जैसे रूटीन, जब खास करके फर्टिलिटी वर्कअप होता है तो रूटीन टेस्टिंग में जेनेटिक टेस्ट जरूर डालते हैं और लोग करवाते हैं। और एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी प्रीति, क्योंकि कनाडा में जो हेल्थ केयर है वो सरकारी है, तो लोगों को ये सोचना नहीं पड़ता कि ओहो अब इस टेस्ट के लिए मेरी जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं, इस चीज की चिंता नहीं रहती। पर मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि इस चीज को अपनाने में झिझकते हैं। यानी कि अपटेक बेहतर है भारत से, लेकिन 100% मैं कहूंगी अगर कि सामान्य है तो ऐसा नहीं है, इस पे अभी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत या फिर दुनिया भर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है जागरूकता और खुलेपन को की जानकारी देना। जब लोग ये समझने लगेंगे कि जेनेटिक टेस्ट जो है वो आपके दोष उभारने के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ आपका एक मार्गदर्शन करेगी, ताकि आप समय रहते से कुछ प्लान कर सकें, आपको उस चीज की क्लैरिटी रहे, तभी शायद ये जो डर है या संकोच है ये लोगों में कम हो पाएगा। जी धन्यवाद कनाडा के बारे में स्थिति बताने का। और मैं जेनेटिक काउंसलर होने के नाते अब दोबारा इस बात को बताना चाहूंगी कि जेनेटिक टेस्टिंग कराना ये एक निजी निर्णय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई और स्वास्थ्य की जांच कराना है। यह जानकारी केवल और केवल आपके डॉक्टर या काउंसलर के बीच हो और आपके बीच होती है। इसका मकसद आपको बेहतर समझ और दिशा देना ही है, जैसा डॉक्टर सुरभि ने हमें बताया। तो ना इसे छुपाने की जरूरत है, ना ही आपको सबको जाकर इसे बताने की जरूरत है।
बस समझदारी से अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए जो सही कदम उठाने जरूरी हैं, उसकी जरूरत है। तो धन्यवाद डॉक्टर सुरभि, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया। और समापन से पहले मैं एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहूंगी, क्योंकि भारत में हम हमेशा से ही कहानी कहने की परंपरा से जुड़े हैं। और कई बार हमने देखा है कि कहानी वो समझा देती है जो आंकड़े नहीं समझा पाते। आप बिल्कुल। में से कई लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार आदमी बाढ़ में फंस गया, पानी बढ़ता गया और लोगों ने उसकी मदद के लिए काफी सारी चीजें भेजी। एक व्यक्ति नाव लेकर आया, फिर एक राफ्ट लेकर आया, अंत में एक हेलीकॉप्टर तक भेजा गया। लेकिन हर बार उस आदमी ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि नहीं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ और भगवान ही मुझे बचाएंगे। आखिरकार पानी बहुत ऊपर चढ़ गया और वो आदमी पानी में डूब गया। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा, आप मुझे बचाने नहीं आए? पानी ऊपर चढ़ा और मैं तो डूब गया। भगवान ने जवाब दिया, मैंने ही नाव भेजी थी, बेड़ा भी भेजा था, हेलीकॉप्टर भेजा, तुम और क्या चाहते थे? तो मित्रों, कई बार विज्ञान, ज्ञान और परीक्षाएं हमारी नाव, उस बेड़े और उस हेलीकॉप्टर की तरह होते हैं। वे देखने में आपको ईश्वरीय नहीं लगेंगे, लेकिन ये वही उपकरण हैं जो हमें बचाने, दुख से रोकने और बेहतर लेने में मदद करते हैं। तो जागरूक रहिए, जरूरत उसी की है जागरूक रहने की। धन्यवाद।